Hello dear students, in chapter number 8 and chapter number 9 we had studied about the equation of motion and the laws of motion. वहां से आपने अच्छे से समझा कि फोर्स क्या होता है and you also know that what is the cause of the motion and you know that unbalanced force is the cause of motion. Okay, in our daily life and especially in the celestial objects we observe that moon revolve around the earth revolve around the sun and all the planets are revolving around the sun. So how this is happening? Earth attracts moon towards itself and all the objects, other objects like this chalk, if I drop this chalk then it fall towards the earth, mean earth is attracting this chalk towards itself. Even sun is attracting the planets towards itself. Then a question arises in our mind, if all the objects are attracting, mean all the planets are attracting towards the sun, then why these planets not fall into the सन? जैसे ये चोक अर्थ के अंदर गिर जाता है, अर्थ में गिर जाता है, अर्थ की तरफ गिर जाता है, ऐसे अर्थ सन के अंदर क्यों नहीं गिर जाती? मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है तो अर्थ के ऊपर क्यों नहीं आ जाता? क्या कारण है? इन सभी क्वेश्चंस का जो जवाब है वो हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन. उन सबको पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ. आप एक छोटा सा स्टोन लें, उसके ऊपर एक रस्सी बांधें और उसको अपने हाथ में पकड़ के ऐसे घुमाने की कोशिश करें. आप देखोगे जब आप उसको रस्सी के ऊपर ऐसे फोर्स लगाते हो तो स्टोन उसकी तरफ ऐसे घूमना शुरू कर देता है, चारों तरफ, वो गिरता नहीं है. जैसे ही आप हाथ को रोक लेते हो तो स्टोन को मोशन मिलना बंद हो जाता है, तो रुक जाता है, गिर जाता है. ठीक है, मतलब वो उसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है. अब आप सोच के देखो वो ऐसे रोटेट क्यों कर रहा है? अगर किसी भी रास्ते पे अगर आप उस स्ट्रिंग को काट दो, ऐसे रोटेट कर रहा था, किसी भी पॉइंट पे आपने स्ट्रिंग को काट दिया तब क्या होगा? तो आप देखते हो कि जैसे हमने स्ट्रिंग को काटा, काटते स्टोन एक स्ट्रेट लाइन ले लेता है. इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली स्टोन का मोशन तो स्ट्रेट लाइन था, बट वो जो स्ट्रिंग थी वो लगातार उसको अंदर की तरफ खींच रही थी, सेंटर की तरफ खींच रही थी, और उस स्ट्रिंग के कारण ही वो ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा था. तो जो स्ट्रिंग ने एक अंदर की तरफ फोर्स लगाया, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. और इसका फॉर्मूला होता है F = mv² डिवाइडेड बाई r, जहां पे m मूविंग ऑब्जेक्ट का मास है, v उसकी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है, एंड r रेडियस है उस पाथ की जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स, हमें यहां से बात समझ में आ गई कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवा सकता है. तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये एक्ट करता है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. जिस भी सेंटर के अलोंग ऑब्जेक्ट अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसके सेंटर की तरफ हमेशा ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. तो ऐसा ही हमारे मून के साथ भी है, हमारे अर्थ के साथ भी है. ये सारे ऐसे रोटेट करते हैं, इसका मतलब इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कारण है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहां से हम समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या. क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है. क्या होता है? अट्रैक्शन का फोर्स होता है. और ये फोर्स ऑलवेज मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है. मासिव ऑब्जेक्ट्स कौन होते हैं? जिन ऑब्जेक्ट का मास हो, जिनको आप देख सकते हो. सिंपली भाषा में ऐसा समझ लो, जिसको हम देख पा रहे हैं या जिसको हम फील कर पा रहे हैं वो मासिव है. जिसके पास मास नहीं है वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी नहीं करता है. आज तक का मानना यही है. अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो उसके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ मास है. देख लो आप अपने अराउंड कोई भी चीज, छोटे से छोटा, अगर आप एक डस्ट पार्टिकल भी उठाते हो तो उसके अंदर भी मास है. ओके, ठीक है, सिंपल बात होगी. मासिव ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उसी अट्रैक्शन के फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो यहां से फिर एक क्वेश्चन राइज होता है, अगर मैं इस चौक को छोड़ता हूं यहां से तो ये अर्थ की तरफ जाता है, नीचे की तरफ ऐसे. इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही है. बट डेफिनेशन में हमने अभी भी सीखा, ईच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, मीन देयर इज ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ऑल द मासिव ऑब्जेक्ट्स. तो फिर अगर ऐसा है तो ये चौक है, ये तो ये अर्थ को अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींच रहा होगा. तो फिर ये चौक नीचे क्यों गया? हमें अर्थ ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई क्यों नहीं दी? क्यों? वाई? तो इसको हम बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं. कैसे? देखिए, न्यूटन लॉ क्या बोलता है? जो फोर्स होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन.
किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन इसके अंदर ग्रेविटी के कारण वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं इसको ए से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है m इंटू ए। ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहां से अगर मैं ए निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा? फोर्स डिवाइडेड बाई मास। फोर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास कम है उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा है और जिसका मास ज्यादा है उसके अंदर एक्सेलरेशन कम है। चौक में से, अर्थ में से मास किसका ज्यादा है? मास किसका ज्यादा है? अर्थ का ज्यादा है। इसलिए अर्थ में जो ऊपर की तरफ मोशन है चौक के फोर्स के कारण वो हमें एक्सपीरियंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये इसका मास बहुत ज्यादा है और उसके कारण इसमें जो एक्सेलरेशन आने वाला है ये नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, बहुत ही थोड़ा सा है, फील ही नहीं होता, आपको ना के बराबर है। जबकि इस चौक का मास बहुत ही कम है और अर्थ इस पे जो फोर्स लगा रही है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन आएगा चौक के अंदर वो बहुत ही ज्यादा आ जाएगा, जो नोटिसेबल है, हम इजीली देख पाते हैं, ठीक है। इसलिए चौक जो है वो डाउनवर्ड जाता है, अर्थ अपवर्ड नहीं आती। ये इसके बारे में था। अब हमारा क्वेश्चन यही था कि ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटेशन आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। और ग्रेविटेशन में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट किसका आया? सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो आता है F इज इक्वल टू mv²/r। और ये जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज को आपस में बाइंड करने के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसी के कारण अपना पूरा सोलर सिस्टम है वो एक जगह टिका हुआ है। अर्थ जो है वो सन को रोटेट करती है, मून है वो अर्थ को रोटेट करता है, जितने भी प्लेनेट हैं वो किसको करते हैं? सन को रोटेट करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था द ग्रेट फिजिसिस्ट एंड द फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजक न्यूटन। क्या? कौन? आइजक न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स है, फादर ऑफ फिजिक्स। सर आइजक न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को, पूरी फिजिक्स को डिस्कवर करने में, फिजिक्स के लॉज बनाने में आइजक न्यूटन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जो फिजिक्स का फादर है कौन कहा जाता है? आइजक न्यूटन कहा जाता है। तो न्यूटन ने ही ग्रेविटेशन का लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।